सर, मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि ये तो सही है कि भारत को भारत से खतरा है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छों को अच्छे से खतरा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आरएसएस, जो कि एक निस्वार्थ संस्था मानी जाती है, जब मोदी जी कमजोर हो चुके, या जनता ने कर दिया हो या चाहे डीप स्टेट ने कर दिया हो, हुए तो वो हैं। 400 पार मिल नहीं पाया टारगेट, ताकत कम कर दी, और अंदर से जिस आरएसएस को सपोर्ट करना चाहिए था, जिन अच्छे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, वो जहाँ जिस तरह की खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, लगता है कि उससे अपोजिशन, नेगेटिव मेंटेलिटी स्ट्रेंथन हो रही है। ये स्थिति तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो ये समझता था सर कि 400 पार ना हुए हों, मगर अच्छे लोग अभी भी मोदी जी से जुड़ जाएं, तो 400 पार तो अभी भी हो जाएगा। और अब ऐसे ही कामना करता हूं मैं, बुद्धि जागेगी अच्छे लोगों की। अगर अच्छे लोग पॉल्यूटेड हो जाएंगे और साथ नहीं देंगे तो देश निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा। एक बात जो आपने सर डिक्टेटरशिप की है, पहला वोट जिंदगी का मैंने इंदिरा गांधी को दिया था 71 की वार के बाद। और अगर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, या कोई व्यक्ति विशेष अच्छा है और डिक्टेटरशिप ले आता है, तो आपने तो देखा कि कितनी बुरी हालत कर दी इस देश के लोगों ने इंदिरा गांधी की। और मोदी जी भी अगर डिक्टेटर हो जाएंगे, और इसी डर की वजह से तो डीप स्टेट ने मोदी जी को 400 पार नहीं करने दिया ना सर। तो मेरी तो सर प्रार्थना यही है अच्छे लोगों से, कि वह अच्छे लोगों का साथ दें, विशेषकर आरएसएस से, कि इस घड़ी में जब मोदी जी को उनकी आवश्यकता है और उन जैसे सभी संस्थाओं की आवश्यकता है, वो सब साथ दें। जब 400 पार ये कर लेंगे, या 300 पार ही कर लेंगे, राज्यसभा में स्ट्रेंथ हो चुकी है, तो जो विद इन फ्रेमवर्क है, जो हमारे कानून की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत ही हम सब कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओवर टू सक्सेना साहब, जब तक कर्नवाल साहब नहीं आते हैं। आप टिप्पणी दें। देखिए, आप बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं। दिक्कत यह है कि जब समस्याएं बड़ी हो जाएं तो उस समय ऑपरेशन ही एक इलाज होता है। जो हमारा समाज है, 70 साल से ज्यादा हो गए हैं डेमोक्रेसी को, उसने डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज थे कि उसका सम्मान किया। आप देखिए, हर छोटी बात पर जो सरकार अच्छा भी कर रही है, उसके विरुद्ध गैंग के रूप में लोग खड़े हो जाते हैं और सरकार के सही काम को भी गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। क्या उन पार्टी के लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये सरकार का कार्य सराहनीय है? क्योंकि उन पार्टियों के ऊपर जनता का जनता भी उनसे प्रभावित है, वर्ग विशेष की, न्यायालय की भी कृपा हो जाती है। तो फिर अच्छे काम को लागू कैसे किया जाएगा? दिक्कत ये आ रही है। अगर आपको याद हो कि जब एनएचआई बने थे, तो उस समय एक ऑर्डर हुआ था कि इसके अगेंस्ट में कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी किसी कोर्ट में नहीं जाएगा, तब आपको रिकॉर्ड समय में एनएचआई तैयार हो पाए। ऐसे ही जब आप एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो उसमें हिंड्रेंस जो क्रिएट कर रहे हैं, उनका इलाज कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर हमने इस सड़ी हुई व्यवस्था के ऊपर छोड़ दिया, तो सिस्टम में उस चीज को होते होते 50 साल लगेंगे, तब तक मोदी जी चले जाएंगे। तो क्या आप ये चाहते हैं कि दूसरा वाला पीएम कोई करे? ये तो मेरे ख्याल से आप भी नहीं चाहेंगे।
अब जब मोदी पे विश्वास इतना है कि वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनका परिवार नहीं है, वो देश हित में काम कर रहे हैं, तो जो निर्णय ले रहे हैं वो उसी गति से लागू भी हो, और उस लागू करने में जो भी हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो, तो उनको उनका भी सही प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाना जरूरी है, चाहे उसको किसी भी व्यवस्था का नाम दे दिया जाए, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे डिक्टेटोरियल व्यवस्था हो, लेकिन उस व्यवस्था में परिवर्तन तो कुछ करने पड़ेंगे। सर, मेरा कहना यह है, आपने भी कहा है कि भारत के अंदर से खतरा है। कर्नवाल साहब ने कहा डीप स्टेट से खतरा है। मैं कहता हूं बेवफा मुसलमानों से भी खतरा है, सत्ता के भूखे हिंदुओं से भी खतरा है, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका से खतरा है, देश के गरीबों या देश के अमीरों या जाति धर्म आरक्षण से भी खतरा है। इतने सारे खतरों पर विजय पाने के लिए जो डॉक्टर कर्नवाल ने जो मंत्र बताए हैं और डॉक्टर सक्सेना ने जो सुझाव दिए हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। मगर सर, चिंतन का विषय ये है कि हम सब बिक चुके हैं, सब बिक सकते हैं। नैतिकता मरती जा रही है। सबसे बड़ा रुपया अमीर और गरीब दोनों चोरी करना चाहते हैं। वो दवा कहाँ से लाएं और उन्हें अपना कैसे बनाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप वैदिक काल से देख लीजिए, 10,000 साल की हमारे भारतवर्ष की जो कथा है, उसको भी देख लीजिए कि जयचंद हो चाहे मीर जाफर हो, पैदा होते रहे और इस तरह के व्यवधान आते रहे। कौन बेईमान या कौन देशभक्त, कौन एंटी नेशनल, कौन डिलीवर कर सकता है, इसकी खोज ही नहीं हो पा रही। कोई टूल नहीं है हमारे पास। सोशल मीडिया को इतना कंफ्यूज कर दिया गया है कि सर, हमारे चैनल की आवाज़ तो बहुत दूर तक है, जा नहीं रही है। और जनता जनार्दन जिन चैनल को देख पा रही है, जिनकी फंडिंग डीप स्टेट करते होंगे निश्चित रूप से, या नेगेटिव फोर्सेस करती होंगी, उनकी बातें ज़्यादा सुनी जा रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सक्सेना साहब, आप ये बताइए कि कितना संभव है कि चीज़ों को पटरी पर ला सके। मैंने कहा ना, जब ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, लोगों को जगाना जो है ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब आप पहले से ही कह रहे हैं कि हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए दूसरे का बड़े से बड़ा नुकसान कर सकते हैं, ये हमारी मानसिकता में है। और दूसरा, हमारे लिए पहले स्वयं है, फिर हमारा परिवार है, फिर हमारी जाति है, फिर उसके बाद कहीं लास्ट में देश आता है। तो जिन जिन जिस समाज में देश के प्रति देश का नंबर इतने लास्ट में आता हो, तो उस समाज से कैसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं? तो मैं तो खैर बार बार यही कहता रहा हूँ कि डाटा प्राइवेसी और डाटा सीक्रेसी का जो हवा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंट वर्किंग हो नहीं पा रही है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हर जगह है, यही कॉज है सभी प्रकार के जो मल प्रैक्टिसेस हैं या नेगेटिव माइंडसेट जो फल फूल रहे हैं, या नाना प्रकार के करप्शन बढ़ रहे हैं। जो जैसा है वो दिख ही नहीं पा रहा है। ये वर्तमान की जो स्थिति है सर, अब हमारे पास टूल आ चुके हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन और डाटाबेस ड्रिवन ट्रांसपेरेंसी संभव है। यही शिव जी की तीसरी आंख होगी सर, मेरी तो सोच ये है। और जब शासन के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों की थर्ड आई शिव जी की
आंख की तरह तेज हो जाएगी, और हर आदमी की जो थर्ड आई तेज हो जाएगी, और वो जान सकेगा कि कौन चोर, कौन देशभक्त, कौन करप्ट, कौन सिंसियर। तभी इस तरह के विकार का अंत होगा। सर, कभी आपने देखा है कि जब हमारे बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाते हैं और उसके बाद जब छूट के आते हैं तो उनको कितने सम्मान से, सैकड़ों गाड़ियों से फूल मालाएं पहनाते हुए उनको ले जाते हैं। तो आप उस समाज में बात कर रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हो। जब किसी ने अपराध कर दिया है तो उसके सम्मान में भीड़ खड़ी हो जाती हो, तो उसको कैसे कैसे आप समझाएंगे? अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया है और उसका वीडियो क्लिप भी है कि उसने ज्वेलर्स के यहाँ डकैती मारी है, और उसके फेवर में एक बड़ी पार्टी आके खड़े होके उसके फेवर में खड़ी हुई है। तो जब हमारी मर्यादाओं का स्तर इस नीचे तक गिर गया है, तो आप कैसे कैसे उम्मीद कर रहे हो? किस समाज से आप उम्मीद कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए या लाइन पर लाने के लिए जो डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ व्यवस्था है, उस पर तो हमें सोचना ही पड़ेगा, मुझे लगता सर, सनातन या वैदिक समय से सभी मानते हैं कि गलती करना मानव की प्रवृत्ति होती है या मानव का स्वभाव होता है। गलती मानना हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि गलती मान लेना, और जितनी जल्दी गलती मान ली जाए उतनी जल्दी उसका इलाज हो जाता है। फिर गलती सुधारना ही प्रगति है, विकास है। तो सर, मुझे ये लगता है कि ना तो हम गलती मनवा पा रहे हैं, जो 60% हमारे साथी हैं इस देश में, ना वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं सर किसी भी तरह से। जब स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका विकास कैसे हो, ये विकट समस्या है। मुझे तो ये लगता है सर, ये 60% लोगों का हमें बायकॉट करना चाहिए। जो भी, प्रथम दृष्टया क्या किया जाए मेरी समझ में नहीं आता, कैसे दबाव बनाया जाए उन पर। जब तक उन पर दबाव नहीं होगा ना सर, तो वो 60%, एक्चुअली 60% नहीं है, वो 6% ही हैं, और बाकी तो सो रहे हैं उनके साथ वाले। जो नेतृत्व जो है निगेटिव लोगों का, उसको किस तरह से हम लोग डाइल्यूट करें और किस तरह की नीति अपनाई जाए, ये चिंतन का विषय है। ओवर टू सक्षम। देखिए, इसमें जब तक हम श्रम का सम्मान नहीं करेंगे, आज जो एक भीड़ दिखाई पड़ रही है नेता के पीछे, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि हमको इजी मनी मिल जाए, बिना किसी स्किल के हम पैसे वाले हो जाएं, या बिना किसी मेहनत के हम पैसे वाले हो जाएं, या बिना किसी मेहनत के या बिना किसी योग्यता के हम सत्ता के टॉप सीट्स पे पहुंच जाएं। सबका उद्देश्य तो यही है। मित्रों, महाभारती चैनल का उद्देश्य ईमानदार सोच का है। हमारा उद्देश्य है आपको प्रेरित करना, मोटिवेट करना, और गलत धारणाओं से, गलत परसेप्शन से दूर करना। हमें आपका साथ चाहिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने अमूल सुझावों से हमें और हमारे दिए गए कंटेंट को सुधार करने में मदद करें। आपके सहयोग के लिए महाभारती मंच, महाभारती विचार मंच, महाभारती की टीम
आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये एक गंभीर चुनौती है कि कैसे डीप स्टेट हमारे शक्तिशाली गवर्नमेंट को, न्यायपालिका को, एजेंसी को, यहाँ तक कि यूएनओ जैसे इंटरनेशनल संस्थानों को भी प्रभावित करती है। ऐसे मामलों में पैसा और प्रभाव बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिससे नीतियों और निर्णयों में हेरफेर हो सकता है। फिर भी कुछ व्यवहारिक और रणनीतिक तरीके हैं जिनसे हम इस प्रकार की चुनौती का हल ढूंढ सकते हैं। वित्तीय पारदर्शिता, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, फंडिंग की पारदर्शिता, प्रभावशाली आर्थिक शक्तियों पर यूएनओ के माध्यम से, जो ई वर्ल्ड पावर्स है, उन पर यूएनओ के माध्यम से कुछ कंट्रोल लगाए जाने चाहिए। सशक्त न्याय सुधार संभव है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मजबूती बहुत जरूरी है। न्यायिक जवाबदेही भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारे मंच से बार बार आवाज दी गई है कि ई जज नाम का पोर्टल बनाया जाए। विकेंद्रीकरण और वैकल्पिक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का डिसेंट्रलाइजेशन करते हुए यूएनओ जैसी संस्थाओं को भ्रष्टाचार और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता लानी, जनता को सशक्त बनाना पड़ेगा। स्वतंत्र नागरिक समाज का विकास करना होगा। थैंक यू। नमस्कार।